संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव। जय भारत साथियों, मैं आरपी द भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बीआरपी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आजकल सोशल मीडिया पर हमारे पोस्टर्स तो शेयर हो रहे हैं, चारों तरफ मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रहे हैं। उसमें कुछ लोगों की कमेंट्स आए हुए थे, उसी पॉइंट को लेकर के मैं उपस्थित हूं आपके बीच में। कमेंट्स ये है कि लोगों का कहना है कि आप एकीकरण क्यों नहीं कर लेते, लोगों को और अपने साथ जोड़ क्यों नहीं लेते हैं, या किसी के साथ जुड़ क्यों नहीं जाते हैं। और साथ ही साथ जो है विषमतावादी सरकार से अगर लड़ना है तो अकेले चलना या बंट करके डिवाइड होकर के रहना, वो थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बात फैक्ट है साथियों, ये बात तय है कि संगठन में बड़ी शक्ति होती है। तथागत बुद्ध ने कहा है संघम शरणम गच्छामि, और हम उस फार्मूले को कंसीडर नहीं कर पाते हैं। ये हमारी असफलता का मुख्य कारण है। साथियों, मैं अपनी गारंटी वारंटी तो ले सकता हूँ, लेकिन दूसरे की गारंटी और वारंटी लेना वो हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो जाता है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, हम उसके प्रति आपसे कमिटमेंट करें तो कहीं ना कहीं आगे चल कर के बातें कटती हैं। और अगर बातें कटती हैं मीन्स आपके प्रति आपका विश्वास हमारे प्रति जो है वो विश्वास अगर टूटता है तो ये समझ लीजिए, अगर वो इंसान है वास्तव में तो जिंदा मुर्दे के समान हो जाता है। ना मानने वालों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी दिन भर झूठ बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं, तो उनका वो पेशा है, उनका वो धंधा है, तो वो बोल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर हमारी द्वारा कही गई बात को गलत साबित होता है या उस पर कंसिडरेशन नहीं होता है तो इंटरनली रियली बहुत ही दुख होता है। ऐसा ही कुछ हुआ था। विनीत मौर्य जी को आप जान रहे हैं। आजकल अयोध्या मैटर पे बहुत सारे लोग अपने अपने पॉइंट्स को लेकर के उठा रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया है, प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन लोगों के बीच में ऐसा कमिटमेंट मत लेकर के आइए कि हम तुम्हारी अयोध्या दिला देंगे, या जो है अब राम मंदिर नहीं बुद्ध विहार वहाँ बनेगा, क्योंकि इसका कोई फाउंडेशन या कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। मैंने अपील भी किया था कुछ दिन पहले कि 1000 मॉन्क भिक्षु मीन्स मॉन्क अगर साथ खड़े हो जाएं तो निश्चित तौर पर हम अयोध्या दिला सकेंगे। नहीं, ये बात की बात है, लेकिन इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हम ये प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं कि अयोध्या एक बौद्ध स्थल है और वहाँ पर खुदाई से मिली सारी जो साक्ष्य हैं, प्रूफ हैं, वो सारे के सारे बुद्ध से रिलेटेड हैं। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। हम देखते हैं कि हमारे में एकता नहीं है। ये तो एक जनरल सी बात है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में व्यक्ति स्वार्थी ज़्यादा होता है, अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा काम करता है। लेकिन जो मॉन्क हैं हमारे देश के अंदर, जो भिक्षुगण हैं, भिक्षु संघ है, उनके अंदर भी यूनिटी देखने को नहीं मिल रही है। उनके अंदर भी हमने ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे को compete करना, पीछे छोड़ना एंड सो ऑन। तो ऐसी स्थिति में अगर जो भिक्षु संघ है वो आगे बढ़ कर के नहीं आता है तो हमें नहीं लगता है कि पॉलिटिकल या सोशलिस्ट जो हैं वे बहुत आगे तक इसको ले जा सकेंगे। कारण क्या है कि जो भिक्षु संघ है उनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ होता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन जी रहा है
उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो निश्चित तौर पर अयोध्या मामले को लीड करने के लिए भिक्षु संघ का फ्रंट पर आना अनिवार्य है। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ पूरा का पूरा बैकअप देने के लिए हमारी पार्टी संगठन रेडी है 24/7। अब इसी मामले को अगर पीछे जाकर के देखा जाए, जैसा कि मैं एकीकरण की बात कर रहा था, दूसरों पर ट्रस्ट की बात कर रहा था, तो विनीत मौर्य जी ने केस फाइल किया था, सभी को पता है। हमने उनका साथ दिया, तो हमने उनसे कोई कमेंटमेंट नहीं लिखवाया। एक भाई होने के नाते, एक सेम विचारधारा होने के नाते उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है। हमने कहा ठीक है, आपका भी मिशन वही है, हमारा भी मिशन वही है, तो आप लीड करिए, हम आपके पीछे हैं। जबकि मैं चाहता तो उनसे ये भी कह सकता था कि तुम हमारे पीछे आओ, हम तुम्हारे पीछे नहीं चलेंगे। क्योंकि जब वो हमारे पास आए हुए थे तो उन्होंने जो भारत देश के अंदर जो जानकार जितने भी संगठन हैं, मोस्टली सभी संगठनों से मिल करके आए हुए थे, और सभी संगठनों ने उनको इग्नोर कर दिया था कि हम तुम्हारा साथ इसमें नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमने कहा ठीक है, अगर हमारी प्लानिंग अभी नहीं है और आप रेडी हैं करने के लिए, तो आप लीड करिए, हम आपके साथ हैं। साथियों, चलते चलते आपको पता है, कई बार मैं बता चुका हूँ कि जब हमारा विश्वास उनके प्रति टूटता है, मीन्स जब हमारा उनके प्रति विश्वास टूटता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कमिटमेंट मैंने आपसे कर रखा है वो कमिटमेंट भी टूटेगा, और टूटेगा तो दूरियां तो हमारे आपके बीच में बढ़ना तय है। कुछ ऐसा ही हुआ। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं या नहीं हैं, उसको लेकर के हम आपके बीच में कमिटमेंट करें तो निश्चित तौर पर भविष्य में कमिटमेंट टूटेगा। इसीलिए हमारे प्रति जो कमिटमेंट अब भविष्य में होगा, निश्चित तौर पर उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होगा। हम इस प्रिंसिपल के साथ काम कर रहे हैं। अब बात आती है एकीकरण की। साथियों, आपको पता है कि हमारा जो मिशन है अशोका राज का, पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, स्वर्णिम युग का आगाज करना, मीन्स हर भारतीय को करोड़पति और अरबपति बनाना। और ऐसा संभव है, लेकिन आप सत्ता से दूर हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। सत्ता में इतने पैसे हैं, अगर उनका सही तरीके से सदुपयोग किया जाए, हमारे देश के अंदर इतने संसाधन हैं, उनका सही तरीके से सदुपयोग किया जाए, तो निश्चित तौर पर हमारा ये दावा है कि भारत का हर नागरिक करोड़पति बन सकता है। लेकिन उन सभी पर कब्जा किसका है, आप सभी को पता है। तो साथियों, साथ ही साथ जो राजनीति है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। तो अब हम पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इतिहास को दोहराने की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति को सुखी और संपन्न बनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरे पार्टी वाले का जो उद्देश्य है वो अपना घर परिवार चलाने का है, बीवी बच्चों को पालने का है, एक तरीके से वो बिजनेस में लगा हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि हमारा वो और उसका एकीकरण कैसे हो सकता है? संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। आप कितना भी समझा लीजिए, लेकिन उसको आपकी बातें, उसको इंटरनली पता है कि हम सही बोल रहे हैं। और आज आपके समाज में जितने भी नेता हैं, हमें जानते हैं, उनको भी ये पता है कि आरपी मौर्य इज़ एट द राइट ट्रैक, लेकिन वो हमसे दूर भागते हैं। क्यों दूर भागते हैं? क्योंकि जो उनकी दुकानें हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, और दुकान अगर सजी हैं और वो डिस्टर्ब होती हैं तो दुख तो हर किसी को होगा, ये भी बात फैक्ट है। तो साथियों, मैंने देखा एकीकरण के लिए हमने दिल्ली में, लखनऊ में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था। कई सारे नेताओं को हमने बुलाया भी, लेकिन वो नेता किसी काम के नहीं निकले। सबका तौर तरीका एंड सुमान सब एकदम वही रफली वाला, और सोच इतनी घटिया कि मात्र एक विधायक एक सांसद तक उनकी सोच सीमित है। तो जिसकी सोच एक सांसद और एक विधायक बनने की है, उससे हम बताइए कौन सा गठबंधन करें या कौन सा समझौता करें, कौन सा एकीकरण करें?
आज वो बीजेपी के पीछे भाग रहे हैं, कांग्रेस के पीछे भाग रहे हैं। कल जब आपकी पार्टी बड़ी हो जाएगी, आपका संगठन बड़ा हो जाएगा, संघ बड़ा हो जाएगा, तो आपके पीछे भागेंगे। अब आप जब देखते हैं नज़र दौड़ा करके कि समाज में कौन कौन से लोग हैं, तो आपको नज़र आता है कि फला 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 पार्टियां हैं समाज में, और इतनी पार्टियां अगर हो गई तो वोट हम किसको देंगे। इसमें गलती जो है ना पार्टियों की नहीं है। पार्टियां डेली बनेंगी और हम पार्टियों को बनने से नहीं रोक सकते हैं। हम लोगों ने मिलकर पार्टी का गठन किया है, कल कोई और भाई पार्टी का गठन करेगा तो उसको रोकने का अधिकार हमारा नहीं है। सही और गलत का आकलन करने की जिम्मेदारी, चुनाव करने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। अब आप अपने नेता से किस प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा, जो नेता सत्ता में पहले से आ चुके हैं, उदाहरण के तौर पे अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो मायावती ने 4-4 बार मुख्यमंत्री रह करके पूरी प्रदेश का संचालन किया, और मुझे नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं विकास का कुछ दिखाई दिया। मतलब जो ह्यूमन नीड की चीज़ें हैं, बाकी कोई प्रतिमा बनवा दे, ये बनवा दे, वो बनवा दे, वो सब एक कॉमन सी बात है। बीजेपी आ रही है तो मंदिर बनवाएगी, मायावती आएंगी तो हाथी बनवाएंगी, यहाँ तक कि अपनी मूर्तियाँ तक लगवा डाली। ये शर्मिंदगी वाली बात है, कोई व्यक्ति अपनी मूर्तियाँ नहीं लगवाता है। लेकिन तमाम बीएसपी के फिलासफर जो है बताते फिरते हैं कि वो सम्राट अशोक की तरह कर रही हैं। तो सम्राट अशोक ने अपनी मूर्तियाँ नहीं बनवाई थी, शिलालेख लिखवाए थे, उनको पता होना चाहिए। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो लिखवाई थी। खैर, अब वो महारानी थी उत्तर प्रदेश की, तो उनके ऊपर डिपेंड करता था, उन्होंने किया जो उनको अच्छा लगा। लेकिन आप एक बार आकलन करिए कि जो बीएसपी थी, क्या बीएसपी ने पूरे देश के, पूरे उत्तर प्रदेश में सिचुएशन को बैलेंस कर पाया, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर पाया, एजुकेशन व्यवस्था को नंबर 1 बना दिया, महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिल गई, रेप कांड, बलात्कार ये सब रुक गए? मुझे नहीं लग रहा है। किसानों की जो दयनीय स्थिति थी, क्या वो सुधर गई? क्या किसानों के नाम पे राजनीति करने वाले पिछले 72 सालों से जो लगे हैं, उनमें किसान भाइयों को कितना फ़ायदा हुआ? किसानों की जो खेती है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? या उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वो कितनी बढ़ी? एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे और पाएंगे कि सब नॉर्मल था, बस कोई 2 इंच आगे और कोई 2 इंच पीछे, इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। उसके बाद अब सपा के बारे में अगर मैं कहूँ, आजकल आप देख रहे हैं सपा सरकार की नहीं, नेता की, जो एक व्यक्तिवादी पार्टी है, और उसमें हमारे मौर्य, कुशवाहा, शाक्य सैनी के कुछ चमचे ऐसे लगे हुए हैं कि उनको जैसे लग रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री बनने का मौका उन्हीं को मिलने वाला है। पूरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनने वाले हैं। विशेष तौर से मौर्य, कुशवाहा, शाक्य सैनी समाज की बात करूं तो इनको झोला ढोने, तलवे चाटने और जी हजूरी करने की आदत सी पड़ गई है। इनको कभी ये नहीं समझ में आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अभी एक वीडियो में 3-4 दिन पहले देख रहा था, तो स्वामी प्रसाद का एक भतीजा है, कोई प्रमोद नाम का व्यक्ति, तो सपा में गया। सपा में जा कर के वो स्वामी जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। वहाँ गए सम्मान नहीं मिला, वहाँ गए सम्मान नहीं मिला, वहाँ आए तो ऐसा हुआ, एंड सो ऑन। और वहाँ पे पूरी कमेटी अखिलेश की बैठ के दांत निकाल रही है। मतलब वो व्यक्ति भावनात्मक तरीके से कह रहा है या अपनी कमजोरी बता रहा है, और वो पूरी पार्टी वाले जैसे बीजेपी वाले दांत निकालते हैं। सेम वही कंडीशन यादव जी की थी कि वे दांत निकाल रहे थे। मतलब आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर सपा पुनः सरकार में आ जाएगी तो कौन सा काम कर लेगी, कौन सा काम कर लेगी। मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि जो सपा है
वो प्रदेश को किसी तरीके से बेहतर बनाई हो। कॉमन सी व्यवस्थाएं, जैसे कुछ लोग कहते हैं 100 नंबर लागू कर दिया। अरे 100 नंबर लागू कर दिया, कौन सा इसमें पहाड़ की बात है भाई? ये तो प्रशासनिक तौर तरीका है। किसी ने कहा नहीं एम्बुलेंस दिला दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? परेशान पहले भी जनता थी, अब भी परेशान जनता है। अच्छा, किसी ने कहा कि हाईवे बना दिया। अरे हाईवे बना दिया तो हाईवे की अगर बात मैं बताऊं साथियों, अगर हाईवे पे आप चल रहे हैं ना तो आपको 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ रहा है। तो आप जो सरकारी रोड है ना, सरकारी रोड पे नहीं चल रहे हैं, आप प्राइवेट रोड पे चल रहे हैं, समझ रहे हैं? और टैक्स आपका जो है वो प्राइवेट कंपनियां, 2-3 कंपनियों को यहाँ से लेकर के दिल्ली तक मिली हुई है। 2-3 प्राइवेट कंपनियां इस बात की वसूली कर रही हैं और अथाह पैसे उधर से लिए जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने आपके लिए क्या किया मुझे बताइए। अगर हम कोई ठेका कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और दूसरा बंदा आकर के उस पर बैठ करके पहले पैसे इन्वेस्ट कर देता है और उसके बाद वो पैसे वसूलता रहता आजीवन, और उस स्थिति में आप खुश ये हो रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मतलब ये रोड बनवा दिया या हाईवे को बनवा दिया। ऐसी स्थिति में अखिलेश की गलती नहीं है और अखिलेश भी पेंगा मारते फिर रहे हैं कि मैंने हाईवे बना दिया, एक्सप्रेस वे बना दिया, बड़े लुभावने सेंटेंस में बोलता रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये उनका नादानी है, बेवकूफ़ीपन है कि उनको ये नहीं पता है सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आखिर सरकार में थे तो उनकी जिम्मेदारी क्या बनती थी? घास छीलने की बनती थी, भैंस चराने की बनती थी या कुछ और करने की बनती थी? अगर ये नहीं करते तो क्या करते? तो कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में एजुकेशन व्यवस्था और जो जनरल ह्यूमन नीड्स की चीज़ें हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सब ऐसा का वैसा था। पहले भी महिलाओं का बलात्कार होता था, बहन बेटियों का बलात्कार होता था, अब भी होता था। पहले गुंडागर्दी होती थी, अब भी गुंडागर्दी होती रही है उनके ज़माने में। और किसान पहले भी परेशान था, अब भी किसान परेशान है। और मेडिकल वगैरह की जो चीज़ें हैं वो एम्बुलेंस लगा देने से सॉल्व नहीं हुई। पहले भी घूसखोरी होती थी, आज भी घूसखोरी हो रही है। हर जगह भ्रष्टाचार पहले भी लिप्त था, आज भी लिप्त है। तो कुछ भी नहीं बदला है। आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, उदाहरण की बात अगर करें तो कुछ दिन पहले की जब अखिलेश सरकार थी उस समय आपको याद होगा जौनपुर में एक रमाशंकर और उमाशंकर हत्याकांड हो गया था। दोनों भाइयों को एक साथ ही गोली मार दी गई थी। इन्हीं के ज़माने में थी और यादव लोगों ने ही मारा था। तो वहाँ पर लाश जो है ना, पूरे के पूरे 6 दिन लाश पड़ी रहती है। हमने जंतर मंतर पे आंदोलन भी किया था और 6 दिन के बाद भी वो बंदा वहाँ पर नहीं गया। पूरा परिवार जो है लाश लेकर बैठा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी आएंगे या किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे तब जा कर के हम जलाएंगे, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव जैसा धूर्त व्यक्ति कमरे के अंदर से या घर के अंदर से नहीं निकला। आप उसको इंसानियत का मसीहा मान रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे खूब जो प्रोजेक्ट और प्लानिंग चल रही है। हमें लग रहा है कि बीजेपी वाले भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वाले को पता है कि अभी जो इनकी सरकार है वो जाने वाली है, माया जी को ये उठने नहीं देंगे, तो अखिलेश को प्रमोट करेंगे। क्योंकि जो नेताओं के अंदर की बात होती है वो सब एक ही होती है। मैं आपको बता दूँ, चाहे अखिलेश की सरकार हो या योगी आदित्यनाथ की, दोनों के अंदर ही बड़ा ही प्लानिंग और योजनाएं चलती रहती हैं। पहले भी आपको पता है कि अखिलेश यादव के पिताजी ने कहा ही था कि मुख्य प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी सबसे बढ़िया है। और अभी जब बर्थडे होता है या कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो मोदी भी आते हैं, योगी भी आते हैं और मिल बैठ करके एक दूसरे के साथ जो है भारतीय पॉलिटिक्स का एंटरटेनमेंट करते हैं कि कैसे देश को, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक बार सरकार तुम्हारी, एक बार सरकार हमारी। कॉमन सी बात है साथियों। जैसे आप अपना घर परिवार चला रहे हैं वैसे वो सरकार चला रहे हैं। आप नहीं सोचते कि हमारा बेटा राजनीति में आए या हमारा परिवार राजनीति में आए, हम इस देश को बदलेंगे। वैसे ये नहीं सोचते हैं वो लोग, ये नहीं सोचते हैं कि हम अपनी कमाई खाएं। उनका एक धंधा बन गया, उनका एक पैसा बन गया। तो इसको धंधे और पैसे से हटाने का सबसे आसान तरीका है कि अपने वोट का इस्तेमाल आप करें। तो साथियों, एकीकरण की मैं बात कर रहा था, तो इन लोगों के साथ तो मैं एकीकरण कर नहीं सकता हूँ किसी भी कंडीशन में। और आपको भी मैं नसीहत देना चाहूँगा कि जो लोग सत्ता में रह चुके हैं उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। किसी का अस्तित्व तभी है जब जनता उसके बारे में सोचती है, समझती है।
अगर जनता उसके बारे में सोचना और समझना बंद कर दे तो उस व्यक्ति का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ये सामाजिक हत्या कहते हैं इसको, और ये बिना किसी अपराध के की जा सकती है। तो अखिलेश यादव, मायावती, इनके बारे में सोचना आपका पागलपन ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब रही बात छोटी मोटी पार्टियां में से बीजेपी तो जाना तय है 2022 में, क्योंकि अत्याचार एकदम चरम पर हो गया है। और ऐसे अखिलेश के ज़माने में अखिलेश का अत्याचार चरम पे था, नहीं तो अखिलेश को जाने का क्या मतलब था। अगर अखिलेश के दर्द को आप भूल गए हों तो ये आपकी गलती, हम नहीं भूले हैं, हमें याद है पूरा सारी चीज़ें। तो अब योगी सरकार भी जाएगी, अब ये पार्टियों को आप छोड़ दीजिए। बची कौन सी पार्टियां हैं? जो बची पार्टियां हैं छोटी मोटी, वे पार्टियां मैं आपको बता दूं विधायक एक बनाने की क्षमता नहीं रखती हैं। अभी एक नेता को मैं देख रहा था, आज पिछले उनका मान के चलो कि 2500 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो फेसबुक पर लाइव थे, मात्र 150-200 लोग उनके व्यूअर थे। चलो हम लोग तो अभी आए हैं, लोग ढंग से जानते भी नहीं हैं, लेकिन जो व्यक्ति 2500 साल अपनी ज़िंदगी राजनीति में बिताया हो, उसके 200 फॉलोवर अगर हैं तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और ऐसे लोग सपना देख रहे हैं कि जो है हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, बेवकूफ़ी वाली बातें। तो साथियों, स्टेमिना और ज़रूरत और सिचुएशंस को पहचानने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों से हमारा कोई एकीकरण हो ही नहीं सकता है। अगर एकीकरण की बात मान लेते हैं, हम किसी को कमज़ोर नहीं समझते हैं, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पार्टी है, एकीकरण कर सकते हैं। हमने 3 शर्तें रखी हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि जो उस पार्टी का मुखिया है, मुखिया इन द सेंस जो संस्थापक है, वो संस्थापक ये रिटर्न में दे कि आजीवन न तो पॉलिटिक्स करेगा, मीन्स संवैधानिक पद का इस्तेमाल नहीं करेगा, न चुनाव लड़ेगा, और दूसरा कि हमेशा वो अशोका राज के लिए जो है प्रतिबद्ध रहेगा, अशोका राज के लिए ही वो काम करेगा। अगर ये 2 चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं, सिंपल सी बात है, जो भविष्य में आने वाले पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा वो उनके टैलेंट और प्रतिभा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। परिवारवाद, जातिवाद या वंशवाद के आधार पे नहीं किया जाएगा। अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए तैयार है तो निश्चित तौर पर हम उसके साथ एकीकरण करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथियों, हम देख रहे हैं कि आज राजनीतिक पार्टियों की तो छोड़ दो, सामाजिक संगठन भी एक सुर में, एक ताल में बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए निर्णय आपको करना है, और आप ये सोच रहे हैं कि एकीकरण होगा, ये संभव नहीं है और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी। और बिठा भी बाई चांस हम लेंगे कुछ क्षण के लिए इनको, तो ये मेढक की तरह कूद कूद के इधर से उधर भागते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हम उनको बिठाएंगे तो सिद्धांत और प्रिंसिपल के आधार पे, लेकिन जब वो यहाँ से भागेंगे, कूदेंगे, तो उनका कोई सिद्धांत और प्रिंसिपल नहीं रहता है। आपको पता है बीजेपी वाले खरीदने में और बेचने में एक्सपर्ट हैं। तो अगर उनको हमारे पास रह करके 2-4-10 लाख का फ़ायदा हो रहा है और बीजेपी वाले सीधे करोड़ों का पैकेट पकड़ा रही है उन्हें, तो निश्चित तौर पर वो आरपी मौर्य को छोड़ करके बीजेपी का दामन थामेंगे। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत हमें नहीं है जो भविष्य में चल करके आपके साथ विश्वासघात कर पाएँ और राजनीति को फिर से एक गंदी राजनीति में परिवर्तित कर दें। साथियों, निर्णय आपको लेना है। निर्णय आपको कैसे करना है? जैसे आपको नेता की तलाश है, आपको पता होना चाहिए। एक बात और बता दूं, जो राजनीति में नहीं है वो सबसे घटिया इंसान है। आज के पहले हम भी नहीं थे, पहले हम भी पॉलिटिक्स में नहीं थे, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तो हमारी ना समझी थी। लेकिन आज हम जगे हैं, अनुभव गेन किया है, तो उसके आधार पे मैं आपको बता दूं, जितना सांस लेना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा राजनीति करना ज़रूरी है। मीन्स इंडियन पॉलिटिक्स में, वो भी नीट एंड क्लीन फ्रेश पॉलिटिक्स, जो हमेशा सर्वलोक हित की बात करता हो, सर्वलोक हित में, जन कल्याण में 24/7 समर्पित हो, इस राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा था साथियों कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपका नेता कौन है, आप किस आधार पे अपने नेताओं का आकलन करेंगे। जनरली आप कोई 5 समस्याएं या 10 समस्याएं देश की सोच लीजिए और उन 5 और 10 समस्याओं का ठप्पा उस पॉलिटिकल पार्टी से लगवा लीजिए। उदाहरण के तौर पे भारत देश के अंदर आपको पता है भ्रष्टाचार मुक्त देश होना चाहिए। भ्रष्टाचार इस देश को पूरी तरह कमज़ोर कर चुका है।
एक थाने से डेली कम से कम 5 से 7 लाख रुपए इकट्ठा किए जाते हैं। सिंपल बता रहा हूँ मैं एवरेज, अगर इन्वेस्टिगेशन का मौका मिल जाए तो हम सिद्ध भी कर देंगे इसे। तो भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए हमें प्रदेश। तो भ्रष्टाचार मुक्त 100% करने की जिम्मेदारी कौन सी पार्टी लेने को तैयार है? एक बार सभी पार्टियों को फ़ोन करिए और सभी से पूछिए, और जो पार्टियां 100% उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की जिम्मेदारी लेती हैं उनसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए और फिर उस पार्टी के लिए काम करिए। अगर वो अपने मुद्दे से भटकेंगे तो उस स्टैम्प पेपर में कम से कम फाइन 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख का होना चाहिए। अगर वो भटकते हैं तो कम से कम आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए आएगा, देना पड़ेगा उन्हें, नहीं तो केस करवा दीजिए। सिंपल सा तरीका है। जब तक आप आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे ना, तब तक ये नेता आपको गोली देते रहेंगे। दूसरी बात, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। अब कौन सा नेता अपराध मुक्त करवा सकता है? किसके अंदर इतनी पोटेंशियल है? एक बार नज़र उठा के देखिए। मायावती करवा सकती हैं, अखिलेश करवा सकते हैं, योगी आदित्यनाथ करवा सकते हैं। अगर नहीं करवा सकते हैं तो आप उनके पीछे क्यों लग रहे हैं? या उनसे रिटर्न लीजिए। ऐसे तमाम और मुद्दे हैं जो अपने बेसिक नीड के मुद्दे हैं, अपने व्यक्तिगत मुद्दों की बात। आप किसी समस्या, किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, उस मुद्दे को ही रख दीजिए उनके सामने कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, हमें इससे मुक्ति चाहिए। तो क्या वो दिला पाएंगे? ऐसे 4 से 5 कमिटमेंट आप रखिए और फ़ोन करिए सीधे जो उस पार्टी का मुखिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उससे बात करिए। अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं कर सकते हैं, फ्रैंकली अपने सारे प्रश्नों को नहीं रख सकते हैं, तो उस पार्टी को तुरंत त्यागपत्र वहीं दे दीजिए। वो कुछ नहीं कर सकती है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ, गारंटेड बता रहा हूँ। और जो पार्टियाँ आपसे बात करें तो उनके सामने ये चीज़ रखिए और उनसे एक कमिटमेंट और करवाइए कि भविष्य में जब भी हम आपको फ़ोन करेंगे, जब भी हमें ज़रूरत होगी, तुरंत फ़ोन उठाना पड़ेगा और तुरंत आपको एक्शन में आना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको वोट दे रहे हैं। उसके बदले हम अपना अधिकार और सम्मान लेने की बात कर रहे हैं, और अगर अधिकार और सम्मान लेने की बात कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, हमारी नज़र में जो नेता होता है वो वास्तव में एक प्रहरी की तरह होता है, एक सर्वेंट की तरह होता है, जो जनता के वोट को लेकर के और पूरी की पूरी सुदृढ़ सर्विस को प्रोवाइड करे। और इससे ज़्यादा मैं नेता की कोई औकात नहीं समझता हूँ। आपने तमाम नेताओं को देखे हूँ, तमाम लोग माननीय, सम्माननीय, फलाना ढेकड़ा लगाते रहते हैं। हमें तो पता नहीं, अजीब सा लगता है। भाई, जो दिन भर झूठ बोल रहा है प्रधानमंत्री, उसको आप बोलो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। काहे को बोलूँ मैं? काहे को बोलूँ बताइए मुझे? हम पद की गरिमा करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन उस पद पे क्या कोई कुत्ता बैठ जाएगा तो मैं उसको कुत्ता नहीं बोलूँगा, उसको क्या बोलूँगा? माननीय श्री कुत्ता जी। ये सब हमारी बेवकूफ़ी है। मेरा मतलब साथियों सिर्फ ये है, सम्मान उसको दीजिए जो सम्मान के लायक है। जो सम्मान के लायक नहीं है उसको सम्मान देना आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए हमें इस देश को बनाना है, बेहतर बनाना है, पुनः सोने की चिड़िया बनाना है। तो उठो, जागो, अभी देर नहीं हुई है और निकल पड़ो ट्रैक पे। अगर आप मेरे से बेहतर कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम आपके पीछे चलेंगे, लेकिन अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो हमारा साथ देना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। किसी भी सुझाव और शिकायत के लिए आप डायरेक्टली हमसे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। और हम तो अपने बड़े जो बुजुर्ग हैं उनसे तो सीखते ही रहते हैं, अपने छोटे भाइयों से भी सीख लेने की चाहत रहती है, क्योंकि हम कभी किसी भी टैलेंट का अपमान नहीं करते हैं। और अगर टैलेंट है तो हम चाहते हैं कि उसका सदुपयोग होना चाहिए। बस इसी उम्मीद के साथ हम बीआरपी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को लेकर आपके बीच में आए हुए हैं, और उम्मीद है कि 2022 में बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म को मेंटेन करती हुई ये पार्टी लीड करेगी। आप सभी के समर्थन में, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के विश्वास के साथ। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। फिर मिलते हैं नए आइडियाज़ और कुछ पॉइंट्स को लेकर के। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान, सत्यमेव जयते। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव।